की बहू। दिखावा बहुत ही खराब बीमारी है। कहते हैं ना, जिसे दिखावे की बीमारी लग जाती है उसका कहीं कोई गुजारा नहीं है। एक दिन राधा पड़ोसी से कहती है वो क्या है ना, मेरी बहन आ रही है आज शाम को 2 घंटे के लिए। वो जो आपका सोफा है ना, काला वाला लेदर का वो ज़रा मैं अपने घर में रखवा सकती हूँ क्या? हाँ, पर बहन के लिए हमारे घर का सोफा क्यों? वो क्या है ना, मैंने उन लोगों को बताया कि ये सोफ़ा मैंने लिया है, तो मुझे क्या पता था कि वो घर ही आ जाएगी। प्लीज़, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भाई सवाल इज्जत का है तो क्या किया जा सकता है। दे देती है पड़ोसन सोफ़ा राधा को, लेकिन सोफ़ा देते वक्त, देखिए राधा जी, ये सोफ़ा मैं आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए दे रही हूँ, लेकिन इसे गंदा ना होने दे। और हाँ, बच्चे बैठे तो संभल कर, ज़रा सी नुकीली चीज़ लगी नहीं तो सोफ़ा ख़त्म। अरे कैसी बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? दूसरों की चीज़ों को कैसे संभाला जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ, खैर दिखावे के लिए ही सही सोफ़ा पहुँच जाता है राधा के घर और शाम को आ जाती है बहन। मासी मासी कैसी है आप? वाह, कितना प्यारा सोफ़ा है। वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। ये बोलकर बच्चे सोफे पर कूदने लगते हैं कि राधा, अरे नहीं नहीं नहीं, सोफे पर मत कूदो ना बेटा, ना ना ना। राधा की बहन समीरा बोल पड़ती है, वाह दीदी वाह, ये सही है। मेरा बेटा थोड़ी देर खेल भी नहीं सकता क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात क्या है ना कि सोफा थोड़ा क्या राधा, कहाँ से आया ये सोफा? क्या बात है दीदी, जीजा जी को बताए बिना सोफ़ा खरीद लिया क्या? वो क्या है ना, मैं जा रही थी धनिया खरीदने, रास्ते में मुझे ये सोफ़ा अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। वाह दीदी, ये तो लाखों का लग रहा है। राधा तो अब अपनी तड़ी में आ जाती है। लाख? लाख क्या अमाउंट है मेरे लिए? अरे कई बार तो मैं चौक तक रिक्शा लेती हूँ और मन कर गया तो फ्लाइट से मनाली मसूरी घूम कर आ जाती हूँ। हाँ। देख रहे हो मेरी दीदी के पास कितना पैसा है? जीजा जी कितना पैसा कमाते हैं कि लेने निकलती है 10 रुपए का धनिया और ले आती है लाख रुपए का सोफा। तभी पीछे से कुछ फटने की आवाज आती है। माँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया बच्चा? सभी देखते हैं कि बच्चा जमीन पर गिरा होता है और उसके हाथ में सोफे का कपड़ा होता है। बच्चे ने सोफा फाड़ दिया होता है, जिसे देखते ही राधा बौखला जाती है। अरे ये क्या कर दिया? राधा को तो न जाने क्या हो जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हो गया? फट गया तो दूसरा ले लेना, फिर कभी मिर्ची धनिया लेने निकले तब ले लेना। क्या समीरा, कैसी है तुम्हारी दीदी? इतनी छोटी सी चीज के लिए ऐसे रो रही है जैसे खुद खरीदा सोफा नहीं, पर हम लोगों को दिखाने के लिए पड़ोसी से मांग लाई हो वो सोफा पटा हो। समीरा, क्या सच्ची? हाँ, वैसे मुझे याद आ रहा है, पड़ोसी के घर थोड़ी देर पहले ही ये सोफा उतारा जा रहा था। वैसे दीदी ये कर सकती है, उनसे यही उम्मीद है। लेकिन दीदी, ये तो मैं थी, आपकी छोटी बहन, मुझसे दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दे, मैं आपसे किसी का सामान लेकर नहीं आऊंगी। अरे अगली बार की छोड़ो, इस बार का क्या करेंगे? ये सोफा कैसे? जीजा जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मैं सोफा अभी ठीक कर देती हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी फटा भी था। बस फिर क्या था, समीरा सोफा ठीक कर देती है। सोफा पड़ोसन के घर चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता और राधा कान पकड़ती है कि वो अब से किसी का कुछ भी उधार नहीं लेगी। लेकिन फिर एक दिन राधा की सहेली, यार राधा, कितना वक्त हो गया, हम लोगों ने बात भी नहीं की, कैसी है तू? मैं तो मस्त हूँ, तू बता क्या चल रहा है, कहाँ घूम रही है? अरे कुछ नहीं, बहुत समय हो गया था तो सोचा तुझसे मिलने आओ। तो खाना बना लेना, मैं और मेरी ननद आएंगे खाने पर। और हाँ, मेरी ननद ना बहुत बड़े घर की है, तो थोड़ा स्टेटस देख लेना। हाँ। अरे कैसी बात कर दी, वो तो तू ना भी बोलती ना तो मेरा स्टेटस खुद बोलता। वैसे भी यार मैं बहुत रईस हूँ। हाँ, तूने मेरे सोशल मीडिया नहीं देखे क्या? अब क्या था, राधा के घर उसकी सहेली आ रही थी, तो जो वो दिखावे वाला कीड़ा था ना, फिर से उछाले मारने लगता है।
राधा किचन में जाती है जहाँ पर, हाय रे, मेरे पास तो ये सिंपल सा डिनर सेट है। अब कैसे मैं उसे अपना हाई प्रोफाइल वाला स्टेटस दिखाऊंगी। एक काम करती हूँ, वो जो नई पड़ोसन आई है उसके घर से ले आती हूँ, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। राधा पड़ोसन के घर जाती है और देखती है कि सामने ही शोकेस में महंगा वाला डिनर सेट लगा होता है। वो क्या है ना, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं, तो वो नीला वाला डिनर सेट आप मुझे दे सकती हैं प्लीज़। पड़ोसन नई होती है, मोहल्ले में जान पहचान बनाने के लिए बिना ज़्यादा बोले वो डिनर सेट तो दे देती है, लेकिन देते वक्त आप ले जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि ये रोम से आया है, मेरे पति लाए थे, तो लाखों का है ना। लो कर लो बात, वो तो देख कर ही लग रहा है। क्या है ना, मेरे पति भी विदेश का ही सामान घर पर लाते हैं। मेरे पास सेम टू सेम था, पर पुराना हो गया था ना, तो मैंने नौकरानी को दे दिया था। हाय रे, सच्ची? मेरा तो 10 साल हो गया, पर आज भी हाथ कांपते हैं किसी को देते। खैर, डिनर सेट लेकर राधा घर आ जाती है। मेहमानों के सामने प्लेट रखती है तो सहेली की ननद बोल पड़ती है, अरे ये डिनर सेट तो बहुत ही खास लग रहा है, कहाँ से लिया? रोम। रोम से लिया है, लाखों का है। यार सच्ची मानना पड़ेगा, तूने तो बड़ा स्टेटस मेंटेन रखा है, क्यों? तभी ये क्या, एक बार फिर किस्मत खराब, ननद के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया। इट्स ओके, होता रहता है यार, डोंट रिएक्ट सो मच, उसे बुरा लग जाएगा ना। अरे लगे बुरा, मुझे क्या है, ये प्लेट तोड़कर खाना कौन खाता है। पैसे निकाल, मैं कह रही हूँ निकाल पैसे। अरे कैसी बात कर रही है, लाखों रुपया है ना तेरे पास तो। हाँ तभी बोल रही हूँ कि पैसे निकाल, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। वैसे भी क्या बोल रही थी तू, बहुत पैसे वाली है ना ये, तो बोल लाख रुपए दे, फिर ही जाने दूंगी मैं इसे यहाँ से। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा लाख रुपए, चलो भाभी। सहेली की ननद क्या करती, पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और वहां से चली जाती है। हाय रे, अब मैं क्या बोलूंगी पड़ोसन को। तभी राधा का बेटा, माँ ये देखो, मैंने वो टूटी प्लेट कैसे फेविक्विक से जोड़ दी, लगी नहीं रहा ना कि ये कभी टूटी भी थी। राधा प्लेट देखकर खुश हो जाती है, वो बच्ची को प्यार करती है और भागकर डिनर सेट पड़ोसन को दे आती है और घर आकर नोट गिनती है। क्या सोचा था, हर कहानी के अंत में सबक ही मिलेगा। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं, मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है, ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी, मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ, घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है?
जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊँ, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है।
मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं।